नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे जागृति क्लासेस में। और हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें हम लोगों ने लगभग पाषाण काल तक चर्चा कर लिया था। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग थोड़ा लंबी क्लास होगी, हो सकता है आधे घंटे की क्लास होगी। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं, उसमें हम लोग व्यापक रूप से कंप्रेहेंसिव मतलब समग्र रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये काफी विस्तृत टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता में 3 से 4 क्लासेज आपको लगे। ठीक है, तो हम एक रूपरेखा तय कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम क्लास को हड़प्पा सभ्यता में आगे बढ़ाएंगे। तो उसी तरीके से हम लोग अपने को वो करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका कालक्रम क्या रहा। ठीक है, कालक्रम क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कालक्रम, इसलिए कि जब तक 1920-21 तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में 20 में दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हो रही थी, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उसी में खुदाई हो रही थी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज हड़प्पा की हुई। पहला खोजा गया सिंधु नदी घाटी क्षेत्र का हड़प्पा स्थल है, इसलिए इसी के नाम पर इसको हड़प्पा कर दिए। तो इसलिए जब तक ये सभ्यता नहीं खोजी गई थी, तो भारत का जो इतिहास था वो पाषाण काल के बाद सीधा वैदिक काल से शुरू होता था। उसमें मतलब लगभग 2000 साल का या 1500 ईस्वी का गैप था। एक मतलब वो गैप था, उसको हम लोग फिल नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता जब से प्रकाश में आई, तो हम लोगों के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक रही है विश्व के, और सबसे उन्नत एवं नगरीकृत सभ्यता के रूप के तौर पर हम इस लोग इसको जानते हैं। तो कालक्रम इसका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग नामकरण, कि इस सभ्यता का नाम, आमतौर पर हम आपको इस सभ्यता का 5 से 6 नाम आपको बताएंगे। ठीक है, केवल हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी घाटी सभ्यता नहीं है, इसके और नाम है। इसको प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता कहते हैं, इसे मेलुहा सभ्यता कहते हैं। तो आपका कई नाम इसके मिलेंगे। कालक्रम हो गया, नामकरण हो गया। तीसरा इसके उदय के संबंध में कुछ मिथ है। उदय के संबंध में जो मिथ है, मतलब मत है, विभिन्न मत है। मिथ मतलब कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसी के पैरेलल विश्व में 3-4 सभ्यताएं रही हैं। सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन में एक सभ्यता थी। वो सब किसके समय की थी? हड़प्पा सभ्यता के समय की। कालक्रम में उसी के समानांतर वो सभ्यताएं चली आ रही। तो सर जॉन मार्शल और गॉर्डन चाइल्ड 2 विद्वान ऐसे रहे हैं, विदेशी रहे, जानते हैं कि भारत के वो चीजों को वो थोड़ा सा कमतर आंकेंगे भी। तो उन्होंने एक ट्विस्ट दिया कि जो क्या कहते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये मूलतः मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां से ये विसरण करके आए। विसरणवादी सिद्धांत जिसको कहते हैं, विस्तारवादी सिद्धांत, वहां के लोग ही आके यहाँ इस सभ्यता को जन्म दिए। मेसोपोटामिया कहाँ है? आज का इराक और ईरान समझ लीजिए। इराक, ईरान, सीरिया का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया वहां था। मिस्र जानते हैं, इजिप्ट जिसको कहते हैं, मिस्र अफ्रीका में ऊपरी क्षेत्र में रहता है। और चीन जानते ही हमारे साथ में रहा है, और इसके संबंध में मत है। लेकिन बाद में हम लोग सोथी संस्कृति यहीं के सभ्यता से इसके उत्पन्न को मान लेते हैं। चौथी चीज है, इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कालक्रम हो गया, नामकरण हो गया, उदय के संबंध में मत हो गया, फिर कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है,
अब विशेषताओं में क्या होता है, जैसे सामाजिक जीवन कैसा था इनका, आर्थिक जीवन कैसा था इनका, और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन जिसको कहते हैं। राजनीतिक में पहले ही हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ राजनीति में नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ इसका भी जो हम लोग बताएं आद्य इतिहास में आता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। जो भी लेख और क्या कहते हैं अभिलेख मिले हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है, हम लोग अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो कई चीजें इसके जो उत्खनन हुए हैं उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। जो उत्खनन है कई जगह से एक ही प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं तो वो पुष्ट हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपुष्ट भी हैं या अस्पष्ट भी हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक, ये हो गया, 5-6 चीज इसमें हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम इसके प्रमुख नगरों की बात करेंगे। प्रमुख नगरें, प्रमुख नगरों की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रमुख नगरों में जैसे आ जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, और ये सारे क्षेत्र जितने भी रहे हैं, कालीबंगा वगैरह, उनके बारे में उसकी खोज किसने की और उन सब चीजों को क्या क्या उन जगहों पर मिला हुआ है चीजें, वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का हम लोग देख लेंगे पतन, किस प्रकार से इसका पतन हुआ और कैसे, क्या पतन का मतलब संपूर्ण एकाएक विनाश हो गए या क्रमिक रूप से ये पतित हुआ या पतन हुआ इसका, या सभ्यता विलुप्त हो गई कि ट्रांसफर हो गई, ये चीजें। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग इतनी चीजें आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। कालक्रम में आमतौर पर इसका जो एनसीईआरटी मानता है वो कालक्रम है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक, ये स्टैंडर्ड इसका कालक्रम है, यही माना जाता है कि सभ्यता रही है। नामकरण के बारे में मान लीजिए तो पहली चीज तो पहली बार खुदाई इसकी हुई है कहाँ, हड़प्पा में, और वहीं से इस सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। तो प्रतीक स्थल के तौर पर हड़प्पा को ही इसका नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। और जब इसकी खुदाई हुई तो उस समय सिंधु नदी बहता था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय। इसका जो, हाँ एक चीज और इसमें बताना था, नामकरण के बाद विस्तार हम लोग भूल गए, ठीक है, विस्तार भी कि कहाँ कहाँ फैली हुई थी सभ्यता। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो इसलिए सिंधु नदी का तट जो था सबसे ज्यादा सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर इसके स्थल मिले, इसलिए दूसरा नाम इसका क्या हो गया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। पहला नाम क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नाम क्या हुआ, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, तीसरा नाम इसका नाम प्रथम नगरीकरण। तत्कालीन सभ्यता जितने भी थे विश्व में अभी तक कोई इतनी उन्नत नहीं थी, पहली बार पूरी दुनिया में नगरीकरण का या शहरीकरण जिसको आप कहते हैं, शहरों का उदय और नगरों का उदय का पहली बार कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के काल में हुआ था। तो पहला इसको प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी कहते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, पहला हड़प्पा, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा प्रथम नगरीकरण। चौथा नाम है, जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत में जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है वो और हरियाणा का क्षेत्र, वहीं के आसपास अगर देखेंगे तो सरस्वती नदी बहती थी, और जितने भी स्थल खोजे गए सबसे ज्यादा सरस्वती नदी के तट पर भारत में इस सभ्यता का स्थल मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में मिले हुए हैं। तो जो इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी सिंधु नदी घाटी नहीं, इसको हम सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया, सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। फिर एक सभ्यता और नाम इसका मिलता है जिसको मेलुहा सभ्यता कहते हैं, 5वां नाम है। मेलुहा कैसे कहते हैं, एक था सारगौन वंशजा, चूंकि मेसोपोटामिया, दिलमुन माकन से इसका, दिलमुन मतलब बहरीन, माकन मतलब मकरान तक,
वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता था, व्यापार होता था। अब इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं, मुहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त हुए हैं, और वहां के दिलमुन या मेसोपोटामिया के जो मुहर है हमें लोथल में मिले हैं। लोथल से जो, लोथल में गोदी बाड़ा था, गोदी बाड़ा मतलब जिसको पत्तन कहते हैं, समुद्री पत्तन, यहाँ के गोदी बाड़ा मतलब यहाँ के जो मुहर है वहां मिले हैं, वहां के मुहर यहाँ मिले हैं। और आयात निर्यात का प्रचलन व्यापक पैमाने पे था। तो वहीं का एक शासक था बहरीन का, दिलमुन का, सारगोन वंश का अक्काड, उसने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा है, मेलुहा कहा है। और मेलुहा से व्यापार होता था किसका, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, दिलमुन, माकन का। दिलमुन से बहरीन और माकन से मकरान तक, मेसोपोटामिया का मैंने बताया इराक, ईरान और सीरिया वाला क्षेत्र है। तो मेलुहा सभ्यता होगा। इसको एक सभ्यता और कहते हैं जिसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं। कांस्य युग, पहली बार तांबे का खोज हम लोग कहाँ खींचे, ताम्र पाषाण काल में तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग, फिर तांबे में ये टिन मिला दिए, तांबा जो था उसके साथ टिन मिला दिए तो ये कांसा बन गया। ठीक है, तो पहली बार कांसे का जो खोज हुआ था इसी में हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम है कोई नहीं बता पाएगा। मैंने आपको पूरा पूरा लॉजिकल एक थियरी समझा दिया है। किसमें, कांसा का पहली बार प्रयोग हुआ, बहुतायत में प्रयोग नहीं, बहुतायत में प्रयोग तो तांबे का ही होता था, लेकिन इंट्रोड्यूस पहली बार हुआ तांबे का, इसलिए इसको हम लोग कांसे का, कांसे की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लगभग 6 नाम इसके हो गए हैं, 6 नाम इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 चीज मिथ है, उस चीज को जान लीजिए। मिथ मतलब जिसको कहा जाता है, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ये सत्य है, लोहे का कोई प्रमाण इनके यहाँ नहीं मिले है। दूसरा चीज, घोड़े का इक्का दुक्का प्रमाण मिला है, लेकिन उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन में मिला होगा, इसलिए घोड़े का भी ज्ञान इनको नहीं था, ऐसा माना जाता है। 2 चीज आप लोग इसको जान लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे पीपीटी के थ्रू, सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट बन गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है थोड़ा उस पर भी बात हम लोग कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जब ये सभ्यता खोजी गई थी तब इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत में लगभग 60%, 30% स्थल पाकिस्तान से, 10% स्थल आपको मिलते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र हैं, मुंडी गाग और सोर्त घुई यहां से मिलते हैं। नहरों का पहला साक्ष्य मिलता है आपको सोर्त घुई थी। ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में था। ठीक है, चूंकि इसका त्रिभुजाकार क्षेत्रफल था, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अगर बात करें आप, तो इसमें मांडा हो जाएगा उत्तर में, दैमाबाद हो जाएगा, ये मांडा कश्मीर में, दैमाबाद हो जाएगा दक्षिण में महाराष्ट्र में, और सुतका गेंडोर हो जाएगा पाकिस्तान में, ये दास्क नदी पर है। ठीक है, सिंध क्षेत्र में। और इधर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर ये आपका पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद,
सितका गेंडोर आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र आपका हो जाएगा क्या, आलमगीरपुर। ये इसका क्षेत्रफल था और त्रिभुजाकार में था ये, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता, एक विस्तृत अवलोकन करेंगे हम लोग इसमें। इसमें हम लोग आमतौर पर पढ़ेंगे क्या क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम मैंने बताया, एक ही याद रखना है, बहुत विवाद में नहीं फंसना है। हम बता देंगे दो तीन, लेकिन आप एक ही याद रखिए। फिर उसका जो भूगोल, भूगोल का मतलब विस्तार कहाँ कहाँ था, नामकरण क्या था, अर्थव्यवस्था और समाज। अभी इसके बाद एक दो क्लासेज और होंगी तो उसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये जो कालक्रम है इसका और नामकरण की बात करें तो प्राक हड़प्पा में 3300 से 2600 ईसा पूर्व इसको माना गया है। ग्रामीण संस्कृतियों का चरण है। शहरीकरण और चरमोत्कर्ष का काल है परिपक्व हड़प्पा जिसको कहते हैं, ये आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यही मानक है, मतलब स्टैंडर्ड है, इसी को आप मानिए कि इसका कालक्रम इतना रहा है, ठीक है। फिर उत्तर हड़प्पा 1900 से 1200 ईस्वी में, इसी के समय 1500 में आ जाता है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा मैंने बताया ही आपको, अभी 5-6 नाम मैंने बताया, इसमें 2 ही 3 नाम है। तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त क्यों, क्योंकि पुरातत्व की पहली खुदाई या पहला खोजा गया शहर कौन था, हड़प्पा ही था, इसीलिए इसको प्रतीक स्थल माना गया। मान पुरातत्व में एक मान लिया जाता है कि जो पहला जगह खोजा जाए किसी सभ्यता का, उसी के आधार पर उसका नाम रख देते हैं। तो अन्य प्रचलित नाम सैंधव सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता की केंद्र क्यों था, सबसे ज्यादा सिंधु नदी के तट पर खोजे गए स्थल जब स्वतंत्रता पूर्व था तब ये रहा। और मैंने 4 नाम इसके अलावा भी आपको बताया, प्रथम नगरीकरण, मेलुआ सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, हमने इस पर चर्चा की है। इसकी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर ही चुके हैं। मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि इस सभ्यता का जो स्थल है वो 3 जगह है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में। लगभग 10% क्षेत्रफल अफगानिस्तान में है इसका, जिसका नाम 2 महत्वपूर्ण है, सोर्तगुई और मुंडी घाट। सोर्तगुई से नहर का साक्ष्य हमको मिलता है, किसी किसी किताब में ऐसा मिलता है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको इसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान में 3 क्षेत्र हैं, पहला पंजाब का क्षेत्र है, दूसरा सिंध का क्षेत्र है, तीसरा अरब सागर या मकरान तट जिसको कहते हैं वहां है। तो पंजाब में हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है, इसको नोट करते रहिए आप लोग। हड़प्पा क्या है, रावी नदी के तट पर है। सिंध क्षेत्र मतलब यहाँ सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी। और ये जितने भी क्षेत्र हैं, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, कोट दीजी, ये सब सिंधु नदी के तट पर हैं, ठीक है। अरब सागर या अरब सागर में मकरान तट, यहाँ भी कुछ नदियां पाई जाती हैं, जैसे सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर है, सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर है। सुतका कोह सादी कौर नदी के तट पर है। और बालाकोट जो है समुद्र के ही तट पर रहा है, ठीक है, यहाँ नदी का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये मोटा मोटी आप 3 क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र और अरब सागर, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब भारत में आइए, भारत का जो रोपड़ है, रोपड़ भी ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। हरियाणा में राखी गढ़ी बनावली 2 महत्वपूर्ण स्थान है। कालीबंगा, कालीबंगा मतलब राजस्थान में बहुत फेमस है। घग्गर हाकरा जिसको कहते हैं, घग्गर नदी, इसी को घग्गर हाकरा को सरस्वती नदी भी बाद में कहा गया, लेकिन अगर आए तो घग्गर भी। धौलावीरा गुजरात में 3 क्षेत्र रहे हैं, कच्छ का क्षेत्र धौलावीरा, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में लोथल, लोथल में के बगल में रंगपुर, रंगपुर के बगल में रोजदी, प्रभास पाटन, भगत राव, ये सब
हमको गुजरात के क्षेत्र से मिले हुए स्थान हैं। ठीक है। फिर महाराष्ट्र में दईमाबाद, उत्तर प्रदेश में हमने बताया है कि आलमगीरपुर, और जम्मू कश्मीर में पांडा और मांडा, ये सारे स्थल हमको मिलते हैं। इसका विस्तार काफी बड़ा था। तत्कालीन समय में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता ये मानी जाती थी, सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? कि इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल था। मतलब माना ये जाता था कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दिया जाए तब भी, क्या कहते हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता था उन दोनों के मिलाने से भी 6 गुनी बड़ी सभ्यता थी। तो बहुत बड़ी सभ्यता ये मानी गई है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलें आगे हम लोग। अब आइए, ठीक है, कि मेसोपोटामिया का प्रभाव, कि मैंने आपको अभी बताया कि गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर 2 व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि ये जो मान्यता है कि क्या है, इसको बताएं ना बताएं, वैसे वनडे एग्जाम में पीसीएस में पूछा नहीं जाता आमतौर पर, लेकिन हमको लगा क्यों अधूरा कोई चीज छोड़े, ना बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा प्रारंभिक जो मान्यता थी आउटडेटेड, हड़प्पा की सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता से। किसने माना? गार्डन चाइल्ड। ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन आप लोग जान लीजिए। मार्टिमर व्हीलन दोनों कहा कि मेसोपोटामिया के प्रभाव से हुआ था। लेकिन जो आधुनिक शोध हुआ उसमें बताया कि हड़प्पा पूर्व ग्रामीण संस्कृति कौन ग्रामीण थी? एक सोथी संस्कृति थी। ठीक है, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति से ही कालीबंगा के आसपास, गुजरात राजस्थान के पास वही थी सोथी संस्कृति। उसी से ही ग्रामीण संस्कृतियों से शहरी सभ्यता का अधिशेष उत्पादन हुआ, शिल्प हुआ, व्यापार हुआ, वाणिज्य हुआ, जैसा इसका है। बाद में ये भी कहा गया कि दोनों को लिपि में अंतर है। ये बुस्ट्रोफेदन चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, वो कीलाक्षरी लिपि थी मेसोपोटामिया की। दोनों में अंतर था। नगर नियोजन, ये नगरीकृत सभ्यता थी और जो नगर नियोजन के जो यहाँ प्रमाण मिलते हैं वहां नहीं मिलते हैं। जो मोहर यहाँ था वो वहां पर नहीं था। जो ईंटों के प्रकार अलंकृत ईंट होते थे 1:2:4 में यहाँ मिलते हैं, वो वहां नहीं मिलते। तो कुल मिला के मोटा मोटी जानना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वो यहीं की ग्रामीण हड़प्पा पूर्व ग्रामीण संस्कृतियों से उन्नत हुई, विकास हुआ और वो शहरीकरण की ओर बढ़ी, न कि मेसोपोटामिया का कोई रोल इसमें रहा है। यही आपको जानना है। ठीक है। अब लिपि के बारे में जान लीजिए। लिपि क्या है इसकी, कि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पिक्टोग्राफिक है लिपि है, और एक शैली होती है बुस्ट्रोफेडन शैली, उसी से लिखी जाती है। मतलब कैसे? पहले दाएं से बाएं ऐसे लिखे जाएंगे, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर। तो इस प्रकार से लिखी गई है पद्धति है, इसी को बुस्ट्रोफेदन कहते हैं। तो पिक्टोग्राफिक है मतलब चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक जिसको कहते हैं। और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। एक हैं बहुत बड़े विद्वान, उनका नाम है आई महादेवन। उन्होंने इस पर काफी काम किया है, लिपि को पढ़ने में कुछ सफलता अर्जित की है। नाम वही दिया है, पिक्टोग्राफिक और बुस्ट्रोफेदन वगैरह सब महादेवन जी का नाम, साउथ के हैं, इन्होंने दिया। तो ये पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं और लिखी जाती थी, ये जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। इसका क्या है एविडेंस? जो मुहर है, मनके हैं और मिट्टी के बर्तनों से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से एक विशाल सूचना पट, जिसको साइन बोर्ड या अभिलेख कह सकते हैं, वो भी मिला है। ये इसके लिपि के साक्ष्य हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? मोहरों पर अंकित है,
मनकों पर भी लिखे हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहां से भी ये दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक हैं, समझ में आ गया लिपि। अब कांस्युगीन शहरीकरण हड़प्पाई राजनीति कि राजनीति क्या रहा होगा। राजनीति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी राजनीति में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि राजनीति में शासक वर्ग कैसा था, कौन शासक कर रहा था, मतलब राजा रानी। तो शासक वर्ग में फिर उसके सलाहकार परिषद क्या थी ये पढ़ा जाता है, फिर उसकी मंत्री परिषद कैसी थी ये पढ़ा जाता है, सेना के बारे में देखा जाता है, केंद्रीय सेना। ठीक है, अब वो फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें, सेना और क्या कहते हैं प्रांतीय विभाजन। ठीक है, ये किसी भी राजनीति में पढ़ी जाती है। तो विभिन्न शहरों से प्राप्त वस्तुओं और नगर निर्माण में अद्भुत एक रूपता मिलती है। ठीक है, तो एक रूपता, नगर नियोजन में एक रूपता, शहरीकरण के मुख्य अभिलक्षण गैर कृषि कार्यों में संलग्न बड़ी आबादी थी इनकी, उच्च जनसंख्या घनत्व था, उन्नत आवासीय संरचना थी इनकी, प्रशासनिक व आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या संकेत देती है, एक रूपता या स्पष्ट संकेत देती है कोई न कोई जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जरूर रही होगी, उनका प्रशासन अच्छा से रहा होगा। तो प्रशासन कौन चला रहा होगा, तो ये माना जाता है कि व्यापारियों के हाथ में इनका प्रशासन रहा होगा। चूंकि इसके अभिलेख अभी पढ़े नहीं जा सके हैं और अभी भी हम पुरातत्व खनन पर ही आधारित है, तो कोई चीज कभी कभी इसमें अस्पष्ट भी रही है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था थी, नगरीकरण था, उन्नत जल व्यवस्था थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो कोई न कोई एक प्रशासनिक केंद्र होगा, उस पर किसका, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा। ये राजनीति आप लोग इतनी सी इसमें बात कही गई। ठीक है, अब हड़प्पा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो आज तो हम सोच रहे हैं कि इसको हड़प्पा अर्थव्यवस्था कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या है, किसी भी काल के इतिहास में अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ा जाता है। अगर कहा जाए कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल की क्या थी, मौर्योत्तर काल की क्या थी, द्वितीय नगरीकरण में क्या थी, या हड़प्पा में कैसी थी, तो इसको अगर आप देखें तो उसमें कुछ बिंदु होते हैं जिसको आपको देखने लायक है। पहली चीज तो कृषि, दूसरी चीज इसी ये मानक है, इसी पर परीक्षण होता है। दूसरा पशुपालन, तीसरा होता है शिल्प, फिर चौथा होता है व्यापार वाणिज्य, पांचवा होता है मुद्रा का साक्ष्य। मुद्रा मतलब मनी, मनी मतलब करेंसी ट्रांसफरेबल, जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो सके, मुद्रा का साक्ष्य। मुद्रा और शहरीकरण, तो ये 4-5 चीजें होती हैं जिन पर हम लोग किसी भी काल के क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं उसके कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृषि अर्थव्यवस्था से उन्नत तकनीकी की ओर गई थी। प्रमुख फसलों का हमको साक्ष्य मिलता है कृषि पर देखें तो कैसा था, हड़प्पा से गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का बनावली से मिला है, चावल का लोथल से साक्ष्य मिला है। तो ये माना जाता है कृषि अधिशेष होता था, मतलब सरप्लस होता था। क्या होता था, इनके यहाँ जो अन्न उपजाते थे वो सरप्लस होता था। उसका कारण क्या था, टेक्नोलॉजी ये लोग अपनाते थे। कालीबंगा के पूर्ण हल रेखा मिली हुई है और उसमें वो
मिट्टी का हल मिला हुआ है बनावली और चोलिस्तान से खिलौने के रूप में, और काली बंगा से हल रेखा मिली हुई है। जल प्रबंधन मतलब धौलावीरा से बड़ी संख्या में जलाशय मिला है। उसके उत्कृष्ट साक्ष्य है कि इनका जो केवल वर्षा पर निर्भर नहीं थे बल्कि ये सिंचाई भी करते थे, जल प्रबंधन से भी। सुरतगुई से मैंने बताया नहर का भी साक्ष्य मिला है। तो कुल मिला के कृषि इनकी बड़ी उन्नत थी, और कृषि जब अधिशेष उत्पादन हुआ, जिसको सरप्लस कहते हैं, जब कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ और पशुपालन बढ़िया से किया इन्होंने, तो शिल्प की ओर ये ट्रांसफर किए। शिल्प मैंने आपको उसके नौपाषाण काल में बताया ही था। पालतू पशुओं की भी जान लीजिए, पशुपालन जैसा मैंने बताया क्या क्या है पशुपालन में। तो पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली सारे पाले जाते हैं। कई जंगली पशुओं की उपस्थिति के भी साक्ष्य मिलते हैं आपको। कुछ विवादित, जैसा घोड़ा मैंने बताया कहीं कहीं से मिलता है, जैसे सुटका गेंडोर से घोड़े का अस्थि मिलता है, लेकिन इतिहासकारों में विवाद है। सामान्यतः यह माना जाता है कि उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं है। बाद के काल में जब सभ्यता पतन होने लगी थी, आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य यहाँ आए तो घोड़ा ओड़ा लेकर वो लोग आए रहे होंगे। ठीक है। फिर अब देखिए शिल्प, मैंने बताया कि शिल्प मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, जैसे कुम्हार, बढ़ई, या किसी सोना करना, मनका बनाना, गुड़िया बनाना, विभिन्न प्रकार के कला कौशल में। तो ये देखिए बहुत विस्तृत, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आमतौर पर मनका क्या होता है और मुहर क्या होता है, यूपीएससी वाले बच्चे भी नहीं जानते, कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग भी नहीं जानते कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मनका, तो मनका को बीड्स कहते हैं। ठीक है। उसका उपयोग आभूषण ऐसे होता है। मनका, ये देखिए गुड़िया है, ये जिसको एक धागे में पिरोया जाता है, गूंथा जाता है, बंधा जाता है। तो ये आभूषण और पहचान सूचक, दो शब्द है, आभूषण और पहचान सूचक के रूप में इसका। सिलखड़ी से ये भी बनता था, मनका भी, और सिलखड़ी से क्या कहते हैं, मुहर भी बनता था। ठीक है। सिलखड़ी से लोथल और चनहुदड़ो दो थे मनका निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें 3 फैक्ट आया। जो मनका का प्रयोग होता है, पहनते थे लोग, आभूषण लगाते थे, और पहचान मतलब किसी को मनका दे दिए और बता दिए कि ये वाला मनका उनके बात है, तो पहचान का भी सूचक हो जाता था। ये सिलखड़ी से निर्मित थे। प्रमुख निर्माण केंद्र लोथल और चनहुदड़ो था। ये तीसरा हो गया। ये मनका ऐसे होता था। मुहर क्या है, इसकी भी वस्तुओं की पहचान, और जब व्यापारिक लेन देन होता था, मान लीजिए आपने एक पैकेट बनाया, उस पर एक मुहर लगा दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर है, अब ये इसको कोई रोकेगा नहीं, ये चला जाएगा जहां इसका गंतव्य होगा, डेस्टिनेशन होगा, वहां पहुंच जाएगा। तो व्यापारिक मुहरबंदी के लिए और पहचान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। मुहरों का अधिकतम प्रयोग लेन देन में किया जाता था, वस्तु विनिमय में, या आपको ये आयात निर्यात में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग पहचान और आभूषण में किया जाता था। इतना मानिए इसका आयात निर्यात में किया जाता था। ये भी सिलखड़ी से ही निर्मित होती थी। तो ये मोटा मोटी चीजें आप लोग अपने दिमाग में आज बनाइए। मुहर को सील कहते हैं, मनके को बीड्स कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये व्यापारिक मुहरबंदी थी, व्यापार आयात निर्यात में ज्यादा उपयोग होता था। ये मूलतः आभूषण था, आभूषण जो बनता था लोथल चनहुदड़ों में। मुहर जो आमतौर पर लोथल से ज्यादा मिले हुए हैं मुहरों के साथ, मोहनजोदड़ो और क्या कहते हैं कालीबंगा से भी साक्ष्य इसको मिले हुए हैं। ये मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब धातु कर्म उपकरण, वही शिल्प की बात ही हो रही है। तो शिल्प में ज्ञात धातु में तांबा था। तांबा जब था ही तो कांसे का पहली बार उपयोग हुआ। यहाँ पर तांबे में टिन मिलाया, कांसा हुआ। सोने का प्रयोग होता था, चांदी का और टिन का प्रयोग होता था। लोहा नहीं ज्ञात था इनको, ध्यान दें। धातु से निर्मित उपकरणों और आभूषणों के व्यापक साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है। या ज्ञात धातु मैंने बताया लोहे का ज्ञान नहीं था। मृदभांड व खिलौने,
मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसको मृदभांड कहते थे। उनसे निर्मित जो होते थे उनको खिलौना कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियों के साथ मिले हुए हैं। हाथी दांत जिसको आइवरी कहते हैं और ब्रिक्स कहते हैं, इसके भी साक्ष्य हमको मिले हैं। हाथी दांत के साथ लोथल और मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ईंट निर्माण, पक्की ईंटों का निर्माण, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात आज की ही तरह मानकीकृत था। कैसे था? 1:2:4 में होता था। और कालीबंगा एक था, उसमें कालीबंगा जगह था, वहां अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य हमको मिला है। ठीक है, अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। तो अनुपात कैसा था? 1:2:4। क्या क्या मिला है? हाथी दांत से बने हुए कंघी मिले हुए हैं, ये देखिए, और पासे मिले हुए हैं इसके हाथी दांत के। ठीक है, और सबसे पहली बार पासा, जिसको डाइस कहते हैं, पासे का खेल, शतरंज जिसको कहते हैं, खेला कहाँ गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन रही है। तो आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे की क्लास हम लोग लगातार लेंगे। आपको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समझ में आ रही है चीजें और आनंद आ रहा होगा आपको। फीडबैक देते रहिए, हम लोग उस पर सुधार करेंगे। चलिए, कल मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।